हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं सोशल फार्मेसी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इससे पहले इसका एक पार्ट अपलोड हो चुका है, अगर आपने उसको नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट से उसको जाके देख सकते हैं या आपको उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, राइट ए नोट ऑन फार्मेको इकोनॉमिक्स एंड गिव इट्स इम्पोर्टेंस। तो फार्मेको इकोनॉमिक्स के ऊपर एक नोट लिखना है और उसके क्या इंपॉर्टेंस है वो बताना है आपको। ये जो टॉपिक है फार्मेको इकोनॉमिक वाला, ये थोड़ा सा टफ लगता है इसलिए कि ये मतलब अलग ही कोई सब्जेक्ट है। ये जो कंपनीज चलाते हैं, जो सीए लोग हैं या जो एमबीए किए हुए हैं, ये उनसे रिलेटेड टॉपिक है कि वो एनालिसिस करेंगे, दो चार चीज़ों को कंपेयर करेंगे और उसमें माथा पच्ची करेंगे। इसलिए ये समझ में नहीं आता और यही क्वेश्चन उठा के पूछ लेता है एग्जाम में। ये क्वेश्चन समझिए कि हर बार यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, समझ रहे हैं। तो फार्मेको इकोनॉमिक्स क्या होता है? तो इट इज़ ए फाइनेंशियल स्टडी फॉर मेडिसिन और मेडिकल ट्रीटमेंट्स। इसमें क्या करते हैं हम लोग? फाइनेंशियल स्टडी करते हैं, यानी पैसों की हम लोग एक तरीके से समझिए बात करते हैं, उसकी स्टडी करते हैं कि किसी भी मेडिसिन के लिए या कोई भी मेडिकल ट्रीटमेंट हो रहा है, कोई ऑपरेशन हो रहा है, हॉस्पिटल में कुछ भी हो रहा है, समझ रहे हैं, कोई बीमारी का इलाज हो रहा है तो यहाँ या दवा वगैरह, जब बीमारी का इलाज होगा तो दवा वगैरह भी होंगी, वहाँ पे दवा वगैरह बनाई जा रही है, दवा वगैरह खरीदी जा रही हैं, तो उसमें पैसों का जो मतलब खर्चा आ रहा है उसी को पढ़ा जाता है और कोशिश ये की जाती है कम से कम खर्चा हो, कम ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो। ये समझिए पूरा इसका निचोड़ है, समझ रहे हो। फार्मेको इकोनॉमिक में दवाओं से रिलेटेड या क्या कहते हैं जो ट्रीटमेंट हो रहा है हॉस्पिटल के अंदर, उसी पे पूरी रिसर्च की जाती है और ये कोशिश की जाती है कैसे कम से कम खर्चे के अंदर कोई मतलब इलाज हो जाए या दवा वगैरह खरीदी जाए या दवा बनाई जाए और उससे ज़्यादा से ज़्यादा हमको फ़ायदा हो, जो आपको इस टॉपिक के अंदर, इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है। The main focus of pharmacoeconomics to make a patient healthier in a lowest cost। समझ रहे हैं ना, कम पैसे के अंदर पेशेंट को क्या करना है? हेल्दियर करना है, यानी पेशेंट का ट्रीटमेंट करना है। इट इज़ ए स्ट्रेटेजी इन विच वी कंपेयर मल्टीपल ड्रग्स एंड मल्टीपल हॉस्पिटल सर्विसेज। इसमें हम लोग क्या करते हैं? अलग अलग कई सारी दवाओं को क्या है कंपेयर करते हैं, देखते हैं उनका कितना बेनिफिट हो रहा है, कितना उनका इफेक्ट हो रहा है और उनका प्राइस क्या है आपस में। कई बार ऐसा होता है कि कम पैसे वाली दवा अच्छा काम कर रही है, उसका रेटिंग बहुत अच्छा है, समझ रहे हो, इस तरीके से कंपेयर किया जाता है। या हॉस्पिटल्स हैं, कुछ हॉस्पिटल बहुत ज़्यादा महंगे हैं, कुछ हैं मतलब उनके बहुत ज़्यादा तो महंगे नहीं है, कुछ हैं कि मतलब बहुत सस्ते हैं। अब उनमें कंपेयर किया जाएगा कि इनका सक्सेस रेट क्या है, अगर वहाँ पे ट्रीटमेंट कराया जाए उससे फ़ायदा हो रहा है नहीं हो रहा है। कई बार ऐसा हो रहा है कम खर्चे में बहुत अच्छी मतलब सर्विस दे रहे हैं बहुत सारे हॉस्पिटल्स, तो ये सारी चीज़ें क्या है कंपेयर की जाती हैं। और एक चीज़ ये ध्यान देना है कि ये फार्मेको इकोनॉमिक वाला पूरा बैठ के जो माथा पच्ची कर रहा है, ऐसा नहीं किसी को बुखार हो गया तो इसमें बैठ के 10 घंटे ये सारा एनालिसिस कर रहे हैं, बल्कि जो मतलब बीमारियां ऐसी हैं जो मतलब एक लंबे समय तक मतलब चल सकती हैं और उनमें क्या है ज़्यादा पैसा खर्च करने की ज़रूरत होती है, समझ रहे हैं ना। चाहे बीमारी है कि बहुत लंबे समय तक उसका इलाज चलेगा, या ये कि कोई बीमारी ऐसी है जिसमें पैसा ज़्यादा खर्च होने वाला है, तो उसके लिए सारा कुछ किया जाता है। और ये जो फार्मेको इकोनॉमिक है, ऐसा नहीं कि सिर्फ इलाज के लिए ही, बल्कि जो दवा बनाने वाली कंपनीज हैं वो भी इसको मतलब अप्लाई करती हैं, वो भी इसको यूज़ करती हैं ताकि कैसे कम पैसे के अंदर कोई नई दवा क्या है मतलब डेवलप कर लिया जाए। होता है ना, दवा डिस्कवरिंग होती है, ड्रग डिस्कवरिंग, तो उसके लिए वो भी इसको मतलब बैठ के एनालिसिस करते हैं, तो वहाँ पे भी फार्मेको इकोनॉमिक टर्म यूज़ हो सकता है। तो जो मैन्युफैक्चरर कंपनी है वो भी ये सारा कुछ करती है कि कोई नई दवा बना रहे हैं या जो भी दवाएं बना रहे हैं तो उनको कैसे कम से कम खर्चे में बनाया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा वो इफेक्टिव हों, ठीक है। अब डिफरेंट टूल्स इनके लिए यूज़ होते हैं, सिर्फ ये आपको परेशान करने के लिए हैं, जो बात होनी थी हो चुकी है असल में। अब इसमें क्या क्या मतलब एनालिसिस होता है? एक होता है कॉस्ट मिनिमाइजेशन एनालिसिस, एक होता है कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, एक होता है कॉस्ट यूटिलिटी एनालिसिस और एक होता है कॉस्ट इफेक्टिव एनालिसिस, ठीक है ना, या इफेक्टिवनेस एनालिसिस भी कह सकते हैं। तो ये चार टॉपिक्स मतलब ये कहते हैं, इन्हीं को मतलब आपके सिलेबस में पूछ रखा है कि जो बेसिक टर्मिनोलॉजीज हैं उनको एक्सप्लेन करिए। तो यही जो क्या है मेन टर्म्स हैं, टर्मिनोलॉजीज हैं जो आपको समझना है। तो कुछ तो आपको यहाँ से समझ में आ रहा होगा, मैं इसको थोड़ा सा और हल्का सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसमें कह रहे हैं कि कई सारी दवाएं हैं जिनकी एफिकेसी सेम है, यानी ये जो काम कर रही हैं, समझ रहे हैं, उनका जो इफेक्ट है समझ लीजिए, या कह सकते हैं जो उनका मतलब पावर है वो सेम है, तो उनको हम लोग क्या करते हैं कंपेयर करते हैं उनके कॉस्ट के बेस पे, समझ रहे हैं। कई सारी पैरासीटामोल की दवाएं हैं 500 mg हैं, तो अब उनका एफिकेसी भी तकरीबन सेम है, लेकिन कोई महंगी है कोई सस्ती है, समझ रहे हैं। तो उस बेसिस पे हम लोग क्या है उनको कंपेयर करते हैं और इस मेथड के अंदर हम लोग सिर्फ कॉस्ट पे फोकस करते हैं, समझ रहे हैं ना। इसमें क्या है हम लोग मेनली कॉस्ट पे फोकस करते हैं कि किसका रेट कम है किसका ज़्यादा है।
दूसरा आपका कॉस्ट इफेक्टिव एनालिसिस। इन दिस मेथड वी इवेल्युएट द कॉस्ट ऑफ ड्रग एंड इफेक्टिवनेस ऑफ द ड्रग। इसमें हम लोग दो चीज़ें देखते हैं, दवा का जो कॉस्ट है, उसकी जो कीमत है, और उसका इफेक्ट कितना है। समझ रहे, दो चीज़ों को देखा जाता है। अब कई सारी दवाओं को लिया और उनके अंदर से ये सारी चीज़ें कंपेयर कर रहे हैं कि उस दवा का कॉस्ट क्या है और उसका इफेक्टिवनेस कितना है, कितना मतलब वो इफेक्टिव हो रही है, कितना वो काम कर रही है, ठीक है ना। इन दिस मेथड वी मेजर द हेल्थ आउटकम्स। और इसमें हम लोग क्या देखते हैं, हेल्थ आउटकम, यानी कितना उससे हमको फायदा मिल रहा है। लाइक हाउ मेनी लाइफ ईयर विल बी गेन्ड विदाउट कंसिडरिंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ। इसमें हम लोग ये देखते हैं कि अगर ये ट्रीटमेंट कराया जा रहा है या ये दवाएं यूज़ कराई जा रही है या इस हॉस्पिटल के अंदर हमने एडमिट कराया, तो उससे मतलब क्या कहते हैं, हाउ मेनी लाइफ ईयर विल बी गेन्ड, यानी ये कि आदमी को और कितना दिन जिंदा रखा जा सकता है, कितने साल और ये जिंदा रह सकता है, चाहे बीमार ही पड़ा हुआ है लेकिन कितने दिनों तक और ये जिंदा रह पाएगा, तो उसको देखा जाता है। सिर्फ समझ रहे, क्वालिटी ऑफ लाइफ को नहीं देखा जाता है, यानी उसके अंदर बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट नहीं आ रहा, लेकिन ये कि मरने से वो बच गया है, बस जिंदा है, तो वो देखा जाता है कि हाँ मतलब थोड़ा बहुत मान लीजिए क्या कहते हैं, थोड़ा बहुत पैरों में दर्द भी हो रहा है लेकिन क्या चल भी पा रहा है। लेकिन कई बार ऐसा हो रहा है कि कमजोरी आ जा रही है, तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये कि आदमी बच गया है मरने से, ठीक है, तो ये इसमें देखा जाता है। तीसरा होता है कॉस्ट यूटिलिटी एनालिसिस। कॉस्ट यूटिलिटी एनालिसिस, CUA। हाँ, ये जो शॉर्ट फॉर्म है ना, ये देख लेना भाई, ये यहाँ से ऐसे फंसा देते हैं कई बार, ये दे देंगे आपको, पूछ लेंगे कि इसका फुल फॉर्म लिखिए। तो कॉस्ट यूटिलिटी एनालिसिस में क्या होता है, तो इसमें हम लोग क्या, कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट विद देयर यूटिलिटी, हम लोग क्या है मतलब कोई भी क्या ट्रीटमेंट हमने यूज़ किया तो उसका कॉस्ट क्या होता है उनको कंपेयर करते हैं। मान लीजिए हॉस्पिटल के अंदर जाके कोई ट्रीटमेंट कराया गया तो उसका क्या कॉस्ट हो रहा है उसको देखते हैं, और इसके अंदर हम लोग क्या कहते हैं, आदमी की जो क्वालिटी, क्या कहते हैं, आदमी की जो लाइफ की क्वालिटी है उसमें कितना इंप्रूवमेंट आ रहा है, इसको भी देखा जाता है। समझ रहे हैं ना। इस वाले में हम लोग सिर्फ क्या देख रहे थे कि आदमी की ज़िंदगी बच रही है, और इसमें यह भी देख रहे हैं कि उसकी ज़िंदगी भी बच रही है और कितना इंप्रूवमेंट आ रहा है उसके अंदर। इस चीज को इसके अंदर, इस चीज को भी इसके अंदर क्या कंपेयर किया जाता है, वो होता है कॉस्ट यूटिलिटी एनालिसिस। यानी हम कितना पैसा खर्च कर रहे हैं उसके मुकाबले में उसकी लाइफ कितनी बढ़ सकती है और कितना इंप्रूवमेंट आ सकता है या आ रहा है, तो उसको इसमें क्या है देखा जाता है। और चौथा आपका है कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। इन दिस मेथड वी मेजर दैट हाउ मच हेल्थ वी गेन स्पेंडिंग ए स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ मनी। इसमें हम लोग ये देखते हैं कि मतलब इतना मान लीजिए 1 लाख रुपया हम खर्च करके कितना मतलब हम आउटकम ले सकते हैं, कितना हमको फ़ायदा पहुंच सकता है, यानी हेल्थ रिलेटेड कितना फ़ायदा हमको मिल सकता है। फिर आदमी क्या एक डिसीजन लेता है, और फिर आदमी ये डिसीजन लेता है, फैसला करता है कि ये जो मैं पैसा इतना खर्च कर रहा हूँ, क्या जो मतलब हमको उससे फ़ायदा पहुँचने वाला है वो उसके वर्थ है या नहीं है। यानी वो जैसे मान लीजिए 1 लाख हम लोग खर्च किया हमने, तो 1 लाख भर का काम किया गया पेशेंट के साथ में या नहीं किया गया, समझ रहे हो ना। ये इसके अंदर देखा जाता है, वो होता है कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। इतना ही आपको समझना है, इससे ज़्यादा इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये टॉपिक बिल्कुल डिफरेंट है सोशल फार्मेसी से, तो इसलिए इतना ही समझिए। उसके बाद अगला है इंपॉर्टेंस ऑफ फार्मेको इकोनॉमिक्स। फार्मेको इकोनॉमिक्स का इंपॉर्टेंस क्या है, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है, समझ रहे हैं ना। इट हेल्प्स इन सेविंग मनी। तो ये इसका फायदा क्या है कि इससे आदमी का पैसा बच जाता है, बिना अगर मतलब रिसर्च किए, बिना एनालिसिस किए वैसे जाके किसी भी हॉस्पिटल में डाल दिया तो बहुत अच्छे से चूसते हैं वो लोग, समझ रहे हो ना। तो दूसरा क्या है, इट हेल्प्स चूजिंग बेस्ट एंड वैल्यूएबल ट्रीटमेंट। इससे अच्छा और क्या कहते हैं वैल्यूएबल, यानी जो पैसा हम खर्च कर रहे हैं उसके अगेंस्ट जो हमको ट्रीटमेंट मिल रहा है वो वैल्यूएबल होना चाहिए, समझ रहे हो। तो वैल्यूएबल यानी पैसे के हिसाब से सही ट्रीटमेंट मिल रहा है। तीसरा, इट हेल्प्स स्पेंडिंग मनी स्मार्टली फॉर हेल्थ बेनिफिट्स। और इसमें पैसा आदमी क्या अक्लमंदी के साथ में खर्च करता है, इस मेथड को अगर यूज करता है तो। इट हेल्प्स चूजिंग चीपर ड्रग अमंग इक्विवेलेंट ड्रग। और इसके जरिए से आदमी क्या है सस्ती दवा को क्या है मतलब चूज कर लेता है बहुत सारी एक जैसी दवाओं में से, वरना तो पता चला महंगी दवा उठा उठा के दे देते हैं, सब लिख देते जाओ ये वाली ले लो। पांचवा क्या है, इट हेल्प्स टू मेंटेन क्वालिटी ऑफ लाइफ इन फेयर प्राइस। और इसमें क्या है क्वालिटी ऑफ लाइफ, यानी आदमी ट्रीटमेंट अपना करा लेता है सस्ते दामों में, ये बात है बस और कुछ नहीं, समझ रहे हो ना। इट हेल्प्स टू मेंटेन क्वालिटी ऑफ लाइफ इन फेयर प्राइस, यानी कम पैसों में, सही पैसों में, मुनासिब पैसों में अच्छी क्या ट्रीटमेंट हो जाती है, अच्छा इलाज करवा सकता है आदमी। डिस्क्राइब टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी एंड इम्यूनाइजेशन एंड मेंशन द टाइप्स ऑफ इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट्स। समझ रहे हैं इम्यूनिटी क्या होती है, इसको क्या करना है डिस्क्राइब करना है, इसकी टाइप्स बताना है, ठीक है ना। और इम्यूनाइजेशन क्या होता है इसको बताना है।
बात एक ही है, इम्यूनाइजेशन और इम्यूनिटी। इम्यूनिटी तो एक मतलब परमानेंट चीज़ है, और क्या कहते हैं इम्यूनाइजेशन जो प्रोसेस है, जिस प्रोसेस के थ्रू किसी को इम्यून किया जा रहा है, किसी के अंदर बीमारियों से लड़ने की जो क्षमता है उसको बढ़ाई जा रही है, उस प्रोसेस को बोलते हैं इम्यूनाइजेशन। जैसे किसी को वैक्सीन लगाया जा रहा है, तो ये जो प्रोसेस है वैक्सीन लगाने का, यानी जो वैक्सीनेशन है वो एक प्रोसेस है इम्यूनाइजेशन का, यानी किसी को इम्यून बनाया जा रहा है, ठीक है ना। और क्या कहते हैं इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट्स, तो जो प्रोडक्ट्स इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए यूज़ किए जाते हैं, किसी के अंदर इम्यूनिटी पैदा करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, उसको बोलते हैं इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट। उसका भी एग्जांपल वैक्सीन, समझ रहे ना। तो टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी हम लोग देख लेते हैं। इम्यूनिटी तो समझ में आ गया ना, बीमारियों से लड़ने की जो आदमी के अंदर एक ताकत होती है या पावर कह सकते हैं, वो होती है इम्यूनिटी। इसके ऊपर एक पूरा डिटेल्ड लेक्चर पड़ा हुआ है, समझ रहे हैं ना, आप उसको जाके ज़रूर देखिएगा। उसमें बहुत सारी चीज़ें मैंने क्या क्लियर की हैं, एंटीबायोटिक्स क्या होती हैं, उनमें क्या फ़र्क होता है, समझ रहे हैं, वैक्सीन क्या है, इन दोनों में क्या फ़र्क होता है, समझे, बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर हमने बताया है, तो उसको जाके ज़रूर देखिएगा। उसकी लिंक आपको यहाँ आई बटन में मिल जाएगी। तो क्या कहते हैं, अब जो इम्यूनिटी है वो दो तरीके की होती है मेनली। पहले होता है नॉन स्पेसिफिक, इसका दूसरा नाम है नेचुरल, तीसरा नाम है इनेट, समझ रहे हैं ना, इनेट इम्यूनिटी। तो नॉन स्पेसिफिक पूछे या नेचुरल पूछे या इनेट पूछे तो बात एक ही है। दूसरी है स्पेसिफिक, एक्वायर्ड या एडेप्टिव इम्यूनिटी, समझ रहे हैं ना। स्पेसिफिक कह सकते हैं, एक्वायर्ड कह सकते हैं, या एडेप्टिव इम्यूनिटी कह सकते हैं, कोई सा भी पूछे तो बात एक ही है। तो ये जो होता है आपका इनेट कह सकते हैं, नेचुरल, ये जो इम्यूनिटी होती है ये आदमी को बाय बर्थ मिलती है, यानी जो पैदा हो रहा है उसके साथ में वो इम्यूनिटी पहले से ही है, समझ, उसको माँ के जरिए से, समझ रहे, उसको मिल गई है, तो वो होती है आपकी नेचुरल इम्यूनिटी। अब इसमें क्या होता है, ये अलग अलग तरीके की हो सकती है। ये हो सकता है किसी एक स्पेसीज के अंदर हो, समझ रहे हैं, अलग अलग स्पेसीज होती हैं, जैसे जानवरों में मान लीजिए, तो अलग अलग स्पेसीज के अंदर अलग अलग इम्यूनिटी होती है। जैसे कि एक ही बैक्टीरिया है, किसी एक स्पेसीज को क्या कर रहा है, वो इन्फेक्टेड कर रहा है, दूसरी को नहीं कर रहा है, यानी कि वो जो स्पेसीज है वो क्या इम्यून है उस बैक्टीरिया के अगेंस्ट। ऐसे एक होता है रेशियल, यानी किसी एक नस्ल के अंदर, समझे, एक ही स्पेसीज के अंदर कोई एक उसकी जो नस्ल है सिर्फ उसी के अंदर वो इम्यूनिटी है, बाकी के अंदर वो नहीं है। ऐसे ही होता है इंडिविजुअल, यानी कि कोई एक आदमी के अंदर, अलग अलग आदमियों के अंदर अलग अलग टाइप की क्या है इम्यूनिटी हो सकती है। जैसे मान लीजिए मेरे अंदर किसी और बैक्टीरिया के अगेंस्ट इम्यूनिटी है, आपके अंदर किसी और बैक्टीरिया के अगेंस्ट इम्यूनिटी है, किसी और के अंदर किसी और बैक्टीरिया के अगेंस्ट इम्यूनिटी है, तो वो होता है इंडिविजुअल। और ये हमने मतलब पैदा होने के बाद नहीं लिया, बल्कि ये हमको बाई बर्थ यानी जन्मजात ही हमको ये मिल गई है, तो उसको बोलते हैं हम लोग नॉन स्पेसिफिक या नेचुरल या इनेट इम्यूनिटी। दूसरी होती है स्पेसिफिक या एक्वायर्ड, जो हम पैदा होने के बाद हमारे अंदर डेवलप होती है, समझ रहे हैं। तो वो दो तरीके की होती है, एक होती है एक्टिव और दूसरी होती है पैसिव, समझ रहे हैं। एक होती है एक्टिव और दूसरी होती है पैसिव। एक्टिव वाले में क्या है कि जो एंटीजन है, कोई भी एंटीजन है, जब वो हमारी बॉडी के अंदर आ जाता है मतलब प्रॉपर तरीके से, और फिर हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट क्या है एंटीबॉडीज बना लेती है, तो उसके बाद जो इम्यूनिटी हमको मिलती है वो होती है एक्टिव। अब ये दो तरीके से हो सकता है, जैसे कि मान लीजिए मुझे चिकन पॉक्स हो गया या कोई भी एक इन्फेक्शन हो गया और फिर मैं उससे रिकवर हो गया, मेरी बॉडी ने उसके लिए एंटीबॉडीज बना लिया। अब जब भी चिकन पॉक्स का जो वायरस है वो मेरे अंदर अगर आएगा तो मेरे अंदर एंटीबॉडीज पहले से मौजूद हैं, उसको काम नहीं करने देंगे, उसको मार देंगे, समझ रहे। तो ये एक तरीके से इम्यूनिटी मेरे अंदर बन गई है बीमार होने की वजह से, तो वो भी एक तरीके क्या है एक्टिव इम्यूनिटी होती है। ऐसे ही कोई एंटीजन हमारी बॉडी के अंदर डाल दिया जाए, मुझे बीमारी तो नहीं हुई है लेकिन मेरे अंदर पहले से ही कोई एंटीजन डाल दिया गया, जैसे कि मान लीजिए टीबी का टीका लगता है, बीसीजी वैक्सीन लगाते हैं, तो उसमें क्या करते हैं माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस मेरे अंदर इंजेक्ट कर देते हैं, लेकिन वो क्या होता है इतना कमजोर होता है कि वो मुझे बीमार नहीं कर सकता है, लेकिन हमारी बॉडी समझती है कि ये असली वाला है बैक्टीरिया जो है ये टीबी करने के लिए आया, तो फौरन उसको क्या है मारते हैं और उसके अगेंस्ट आपके पास इम्यूनिटी बन जाती है, यानी एंटीबॉडीज बन के तैयार हो जाते हैं। तो ये होता है आपका एक्टिव वाला, समझ रहे हैं ना। तो एक्टिव एक तो नेचुरल यानी बीमार पड़ गए, एक ये कि आपको वैक्सीन दे दिया गया तो जो आप बीमार पड़ रहे हैं तो वो होता है नेचुरल, और एक आर्टिफिशियल हो जाता है यानी आपके अंदर इंजेक्ट कर दिया जा रहा है किसी एंटीजन को, समझ रहे हैं, तो वो हो जाता है आपका आर्टिफिशियल। इसी के बारे में ज्यादा पूछता है, इसके बारे में कम पूछता है। और ये तो एक्टिव हो गया। और पैसिव में क्या होता है, पैसिव में ये हो रहा है कि आपके बॉडी के अंदर सीधे एंटीबॉडीज डाल दिए जा रहे हैं, समझ रहे हैं ना। ये नहीं कि आपके अंदर एंटीजन डाला गया फिर उससे आपकी एंटीबॉडीज बन रही है, नहीं, सीधे एंटीबॉडीज ही डाल दिया जा रहा है, तो वो होता है आपका क्या कहते हैं
पैसिव। अब इसमें ये भी दो तरीके का हो सकता है, एक तो ये कि मान लिया स्पेसिफिक कोई क्या कहते हैं एंटीबॉडीज निकाल के आपकी बॉडी के अंदर डाल दिया गया, या ये कि जैसे कोई आदमी है जो किसी बीमारी से रिकवर हो चुका, उसका ब्लड आपको चढ़ा दिया गया या उसका सीरम आपको चढ़ा दिया गया, तो वो हो जाता है आपका पैसिव वाला। समझ रहे हैं ना, इसमें बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, सिर्फ इतना याद रखिए कि पैसिव वाले में क्या होता है, किसी आदमी का ब्लड उठा के आपको चढ़ा दिया गया, उसके अंदर इम्यूनिटी थी, या सीरम जो होता है मेनली सीरम ही चढ़ाया जाता है। समझ रहे हैं ना, क्या होता है मेनली सीरम ही चढ़ाया जाता है किसी को, जैसे कि कोरोना के केस में हो रहा था, जो लोग उससे रिकवर हो रहे थे उनका सीरम निकाल के किसी दूसरे के अंदर डाल दिया जा रहा था। या तो ये हो सकता है उस सीरम के अंदर जो क्या कहते हैं, उस सीरम के अंदर जो एंटीबॉडीज हैं उसको निकाल के चढ़ा दिया जा रहा है, तो वो भी आता है आपका पैसिव के अंदर। समझ रहे हैं ना। अब ये कि इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट्स कौन कौन से होते हैं, तो इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट्स बहुत सारे हैं, लेकिन उनके टाइप्स ये हैं कि एक वैक्सीन हो सकता है जो बहुत ज़्यादा यूज होता है। समझ रहे हैं, वैक्सीन। अब इसकी डेफिनेशंस क्या हैं वो आप ज़रूर देख लीजिएगा। समझ रहे हैं ना, इसकी डिटेल वीडियो मैंने बना रखी है, आपको फार्मास्यूटिक्स के अंदर भी पढ़ा दिया, इसलिए मैंने यहाँ पर डेफिनेशन वगैरह इसकी नहीं दी है। तो जैसे पोलियो वैक्सीन है, BCG वैक्सीन है, MMR वैक्सीन है। समझ रहे हैं। दूसरा है टॉक्सोइड, जैसे डिप्थेरिया है, टेटनस है। टॉक्सोइड में क्या होता है कि जो वैक्सीन जो क्या कहते हैं जो बैक्टीरिया है उसका टॉक्सिन निकाल के उसको डिटॉक्सिफाई करके फिर उसको बना दिया जाता है। अभी बताया ना आपको, जो पैसिव तरीके से हम लोग किसी की इम्यूनिटी डेवलप करते हैं, तो उसमें क्या कहते हैं किसी इंसान का क्या कहते हैं मतलब सीरम निकाल के और उसके अंदर डाल दिया गया, जैसे कि आता है आपका इम्यूनोग्लोबिन आता है, ऐसे टेटनस इम्यून ग्लोबिन आता है। और एक होता है एनिमल से निकाल के डाला जाता है, समझ रहे हैं, एनिमल इम्यून ग्लोबिन। जैसे कि एंटी रैबीज सीरम आता है, किसी को कुत्ते ने काट लिया, बिल्ली ने काट लिया, तो उसको जो लगाया जाता है तो आता है एंटी रैबीज सीरम। ऐसे क्या कहते हैं एंटी वेनम सीरम आता है, किसी को सांप काट लेता है, जहरीला सांप काट लेता है तो उसको दिया जाता है, ये समझ रहे हैं। तो ये होता है आपका एनिमल इम्यून ग्लोब्यूलिन। तो ये आपके क्या है इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट्स। अगर इसके ऊपर सिर्फ नोट पूछे तो फिर आप इसको डिफाइन भी करिए तब ये एग्जाम्पल दीजिए, इसको डिफाइन करिए तब ये एग्जाम्पल दीजिएगा, तो आपका एक नोट थोड़ा बड़ा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एक्सप्लेन मिलेनियम डेवलपमेंट गोल। मिलेनियम डेवलपमेंट गोल क्या है, तो एक इसका मतलब होता है 1000 साल, 1000 ईयर। समझ रहे हैं, मिलेनियम का मतलब क्या होता है 1000 ईयर। तो इसमें क्या होता है यूनाइटेड, तो ये क्या कहते हैं मिलेनियम डेवलपमेंट गोल क्या है, तो यूनाइटेड नेशन क्या है, तो आप तो जान ही रहे होंगे यूनाइटेड नेशन क्या है। इसमें मतलब बहुत सारे पावरफुल लोग बैठ के बहुत सारे देश के लोगों को बेवकूफ़ बनाने का काम किया गया है इसके जरिए से, यूनाइटेड नेशन के जरिए से। होता जाता कुछ नहीं है इनसे, समझ रहे हो ना, सिर्फ क्या है बेवकूफ़ बनाया गया है। जो बड़ी कंट्रीज हैं उन्होंने इसको मतलब बनाया, खुद ही सब कुछ बन गए उसके, और बहुत सारी कंट्रीज को भी कहा तुम भी इसके जुड़ जाओ, किसी के पास वीटो पावर है। पता चल रहा है कि सारी कंट्रीज अलग हैं, एक वीटो पावर वाला आके कह दे रहा नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, तो क्या ये बेवकूफ़ी तो बनाया गया है ना। तो यूनाइटेड नेशन की उसकी एक मतलब क्या कहते हैं असेंबली में, यानी उसकी एक मीटिंग हुई, तो उसमें क्या कहते हैं 2000 के अंदर, समझ सितंबर 2000 के अंदर उन्होंने कुछ क्या कहते हैं गोल्स तय किए। ये कहा कि अगले 1000 साल के अंदर इसको हमको क्या है पूरी तरीके से अचीव करना है, और पूरी दुनिया के अंदर हर जगह इसको क्या है मतलब पहुंचा देना है। तो इसीलिए उसको बोलते हैं मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, यानी 1000 साल के लिए गोल हम बना रहे हैं, और ये डेवलपमेंट गोल्स हैं, यानी इससे क्या होगा एक तरीके से डेवलपमेंट होगा। और उसमें क्या उन्होंने इसको क्या बोलते हैं MDG, इसका शॉर्ट फॉर्म है। तो उन्होंने क्या तय किया, तो उन्होंने क्या किया कि इराडिकेट करना, यानी हमको खत्म करना क्या चीज को, पॉवर्टी को, गरीबी को। और आज देखिए गरीबी का लेवल कहाँ तक बढ़ गया है। बहुत सारी कंट्रीज तो बिल्कुल क्या है बर्बादी के एकदम कगार पे आ गई हैं। और क्या है हंगर क्या मतलब खत्म करना, भूख को खत्म करना है। आज भी भूख का रेट बढ़ गया पहले के मुकाबले में, समझ रहे हो ना, पहले के मुकाबले में लोग ज़्यादा भूखे हैं इस वक्त में। और क्या बीमारियों को ख़त्म करने का उन्होंने वो किया था, बीमारियां भी बढ़ गई हैं। हाँ, ये कि इलिटरेसी को इन्होंने ख़त्म करने के लिए कहा था। तो हाँ, ये कि मतलब अब लोग पढ़े लिखे ज़्यादा हैं। इन्वायरमेंटल क्या कहते हैं डिग्रेडेशन को ख़त्म, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन को ख़त्म करने के लिए कहा था, यानी कि समझिए इन्वायरमेंट से पोल्यूशन को ख़त्म करने के लिए उन्होंने गोल तय किया था। पोल्यूशन बढ़ता ही जा रहा है पहले के मुकाबले में, आज पोल्यूशन ज़्यादा है। और क्या डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन फ्रॉम वर्ल्ड, और ये तय किया था कि पूरे वर्ल्ड से क्या कहते हैं जो वीमेन हैं उनके अगेंस्ट जो डिस्क्रिमिनेशन है, उनके साथ में जो क्या कहते हैं भेदभाव किया जाता है, उनके साथ में जो मतलब क्या कहते हैं दूसरा दो तरीके का रवैया किया जाता है, उसको ख़त्म करना है। समझे, तो ये क्या है इनके मेन गोल थे, उन्हीं को यहाँ पे लिखा हुआ है। समझे, और कुछ बीमारियाँ जैसे कि HIV एड्स वगैरह को ख़त्म करना है। समझे, बीमारियों में कौन सी बीमारियाँ, जैसे कि HIV एड्स हो गया, मलेरिया हो गया, और कुछ बीमारियों को ख़त्म करने के लिए इन्होंने बात की थी। अगला क्वेश्चन है एक्सप्लेन ब्रीफली मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड डिसीजेस ड्यू टू द माल न्यूट्रिशन। मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं और उनकी कमी की वजह से कौन सी बीमारियां होती हैं।
तो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, तो जहाँ पे ए आया तो समझिए कि मतलब बड़े की बात हो रही है, माइक्रो छोटे की बात हो रही है। तो वो न्यूट्रिएंट्स जो हमको लार्ज अमाउंट में चाहिए होते हैं, समझ रहे हो, वो न्यूट्रिएंट्स जिनको हमारी बॉडी की क्या जरूरत होती है लार्ज अमाउंट में, उनको थोड़ा सा लेंगे काम नहीं चलेगा, ज्यादा चाहिए हमारी बॉडी को, तो उनको बोलते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। उनके एग्जांपल जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, समझ रहे, और भी हैं डाइटरी फाइबर हैं, वाटर हैं, लेकिन इन्हीं को मेनली तीनों को माना जाता है और तीनों को मैंने दिया है, और भी चीजें हैं। तो ये कार्बोहाइड्रेट के बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। तो ये मेन सोर्स होता है एनर्जी का, यानी हमारी बॉडी जब एनर्जी बनाती है, एटीपी बनाती है, सबसे पहले इन्हीं से बनाती है। दे आर फाउंड इन ग्रेन, ये अनाज में पाए जाते हैं, फ्रूट्स के अंदर पाए जाते हैं, वेजिटेबल्स के अंदर पाए जाते हैं। एक एडल्ट जो आदमी है उसको डेली कितने मतलब क्या कहते हैं एनर्जी की जरूरत होती है, उस एनर्जी को जो कार्बोहाइड्रेट या कहीं से हम लोग ले रहे हैं, उस एनर्जी को हम लोग नापते हैं किलो कैलोरी के अंदर। हमारी बॉडी के अंदर जो एनर्जी को नापा जाता है उसको नापते हैं किलो कैलोरी के अंदर, समझिए तरीके से। तो इतनी किलो कैलोरी की जरूरत होती है किसको, एक एडल्ट मैन को 2500 से 3300 के बीच में पर डे कैलोरीज चाहिए होता है, समझ रहे ना। और कोई क्या कहते हैं एडल्ट वुमेन है तो उसको कितना चाहिए, तो 1500 से लेके 2500 किलो कैलोरी पर डे उसकी रिक्वायरमेंट होती है, समझ रहे हैं। और ये किलो कैलोरी क्या है, एनर्जी को नापने का समझिए एक तरीके से मेजरमेंट है, एक पैमाना है। दूसरा हमको प्रोटीन चाहिए होता है, तो प्रोटीन आर एसेंशियल फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस। प्रोटीन हमारे लिए क्या है, ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। दे आर फाउंड इन मीट, ये हमको मीट में मिल जाते हैं, डेयरी प्रोडक्ट में, फिश में, एग में, नट्स और बीन्स वगैरह जो आते हैं उनके अंदर ये हमको मिल जाते हैं, समझ रहे हैं ना। प्रोटीन से ऐसा नहीं कि एनर्जी नहीं बनती, इससे भी एनर्जी बनती है, बल्कि आप जो कार्बोहाइड्रेट है उसके मुकाबले में इससे एनर्जी ज़्यादा बनती है। 1 ग्राम आपके पास कार्बोहाइड्रेट है और 1 ग्राम आपके पास प्रोटीन है, तो प्रोटीन से आपको ज़्यादा एनर्जी मिलेगी, उससे ज्यादा एटीपी बनेगा। लेकिन हमारा जो सिस्टम होता है पहले वो कार्बोहाइड्रेट से बनाता है, इसलिए कि कार्बोहाइड्रेट से एटीपी बनाना बहुत आसान होता है, बहुत आसानी से वो टूट जाते हैं, उनका ग्लाइकोलाइसिस हो जाता है और बहुत आसानी से एटीपी मिलते हैं। लेकिन प्रोटीन के और फैट के केस में बहुत मतलब पापड़ बेलना पड़ता है एनर्जी बनाने के लिए, लेकिन एनर्जी ज्यादा मिलती है इनसे, समझ रहे हैं। तो ये क्या कहते हैं, जो प्रोटीन्स हैं ये अमाइनो एसिड से मिलके बने रहते हैं, और हमारी बॉडी के बहुत सारे अमाइनो एसिड हैं, लेकिन हमारी बॉडी को मतलब अच्छे से मेंटेन करने के लिए क्या कहते हैं 20 अमाइनो एसिड की जरूरत पड़ती है, उसको बोलते हैं 20 अमाइनो एसिड। उसमें से बहुत सारी हमारी बॉडी खुद बना लेती है, तकरीबन 11 हमारी बॉडी खुद बना लेती है। पहले ये कहा जाता था कि 10 मतलब बॉडी हमारी पूरी तरीके से बना लेती है और बाकी 10 को हमको बाहर से लेना पड़ता है। उन 10 में से 2 को हमारी बॉडी थोड़ा बहुत बना लेती है, लेकिन 8 जो होते हैं उनको बोलते हैं 8 अमाइनो एसिड्स, वो एसेंशियल होते हैं, उनको हमको बाहर से लेना ही पड़ेगा। अगर नहीं लेंगे तो प्रोटीन की कमी हो जाएगी हमारी बॉडी के अंदर, समझ रहे हैं। तो वो कौन से हैं उनकी यहाँ पे लिस्ट है, कई बार उनके बारे में क्वेश्चन पूछ लिया है कि वो कौन से 8 अमाइनो एसिड्स हैं, या 9 के बारे में पूछ लेता है या 10 के बारे में पूछ लेता है। तो यहाँ पे उनकी पूरी लिस्ट है, वेलिन है, आइसोल्यूसिन है, फेनाइल एलानिन है, हिस्टिडीन है, आर्जिनिन है, ल्यूसिन है, लाइसिन है, मेथियोनिन है, और क्या ट्रिप्टोफैन, और 10वां आपका थ्रियोनिन। अब इसमें से जो क्या कहते हैं 2 जो आपके सेमी एसेंशियल हैं, यानी थोड़ा बहुत हमारी बॉडी बना लेती है, वो ये हैं, ये आपके सेमी एसेंशियल वाले हैं। अब इसमें से भी ना 9 को ही माना गया है, क्या कहते हैं मतलब एक इसको निकाल दिया गया आर्जिनिन को, कि इसको हमारी बॉडी क्या है बना लेती है, तो इसलिए इसको निकाल दिया गया। ये 9 है जो एसेंशियल है, जो आपको बाहर से लेना पड़ेगा, समझ रहे हैं ना। ये इसके अलावा आर्जिनिन के अलावा ये आप याद कर लीजिए। अब कैसे याद करेंगे, तो आप यहाँ से याद करेंगे वीआईपी हॉल में टीटी, क्या है वीआईपी हॉल में टीटी। वी से आपका वेलिन हो जाएगा, आई से आइसोल्यूसिन हो जाएगा, पी से आपका फेनाइल एलानिन हो जाएगा, एच से आपका हिस्टिडीन हो जाएगा, ए से आर्जिनिन हो जाएगा, समझ। इस तरीके से आप इसको याद कर लेंगे। इनके नाम पहले याद कर लीजिए, फिर उसके बाद आपको याद नहीं आएगा तो इसको याद करेंगे तो आप अच्छा पी से फेनाइल एलानिन है, तो पहले नाम तो याद ही करना पड़ेगा आपको। ऐसा नहीं है कि जो भी ट्रिक होते हैं ऐसा नहीं है कि आपको सीधे याद करा देंगे, नाम वगैरह तो आपको रटना ही पड़ता है, समझ। तीसरा जो मतलब तीसरा जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के अंदर आता है वो हमारा फैट है, समझ रहे हैं। फैट जिसको आप ऑयल बोलते हैं, या दूसरा जो जमा हुआ सॉलिड फॉर्म में आता है घी वगैरह जिसको बोलते हैं, बटर बोलते हैं। तो जो भी फैट वाली चीजें हैं तो वो भी क्या है एनर्जी का सोर्स होता है हमारी बॉडी के अंदर, और कई सारे फंक्शन भी ये क्या कहते हैं मतलब हमारी बॉडी के अंदर और भी प्रोवाइड करते हैं। ये विटामिन को क्या कहते हैं स्टोर करके रखते हैं, इंसुलेशन का काम करते हैं, बॉडी के सेल का स्ट्रक्चर जो होता है उसमें ये होते हैं, और क्या कहते हैं सेल का मेम्ब्रेन बनाने में भी काम करते हैं, हमारी बॉडी को ठंडी वगैरह से बचाते हैं। और एनर्जी का सबसे बड़े सोर्स यही है। सबसे ज्यादा एनर्जी हमको कहाँ से मिलती है, मिलेगी हमको फैट से, लेकिन पहले नंबर पे फैट से एनर्जी बनाई नहीं जाती है, समझ रहे हैं ना। जब बॉडी के अंदर आपके पास ग्लूकोज भी नहीं है,
प्रोटीन भी बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं है। अब फैट से एनर्जी बनाई जाती है और सबसे ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी हमको इसी से मिलती है। हमारा ब्रेन जो एनर्जी को यूज़ करता है वो फैट को ज़्यादा यूज़ करता है, समझ रहे, एनर्जी बनाने के लिए। अब एक चीज़ और ध्यान देना है कि हमारी बॉडी के अंदर ना मेटाबॉलिक प्रोसेस होते हैं। आपके पास ग्लूकोज है, आपसे पता चला ग्लूकोज को ऐसे तोड़ मरोड़ के क्या मतलब केमिकल्स को तोड़ के हमारी बॉडी उससे फैट बना ले रही है, समझ में आ रही बात। फैट है उससे ग्लूकोज बना लिया जा रहा है, एनर्जी तो ये चलता रहता है, उसी को बोलते हैं मेटाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म होता रहता है। और अलग अलग जो भी जरूरत की चीजें होती है बॉडी उसको बनाती रहती है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है जो बॉडी नहीं बना पाती है, उन्हीं को हमको बाहर से लेना पड़ता है, उन्हीं को एसेंशियल बोलते हैं। एसेंशियल बोलने का मतलब जरूरी है, ऐसा नहीं कि यही जरूरी है बॉडी के लिए, बल्कि इनको बाहर से लेना जरूरी होता है। बॉडी के लिए तो सारे ही जरूरी होते हैं, समझ रहे हैं। तो तीन ऐसे मतलब बाकी जो क्या कहते हैं फैट है वो सब बॉडी हमारी बना लेती है, लेकिन तीन फैटी एसिड ऐसे हैं जो हमारी बॉडी नहीं बना पाती, उनको बाहर से लेना पड़ता है, उसको बोलते हैं 3 एसेंशियल फैटी एसिड। ये क्यों बता रहा हूं आपको यहाँ पे डीप में जाके, इसलिए कि ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, समझ रहे हो ना। तो उसमें से कौन कौन से हैं वो, एक है लिनोलेइक एसिड, क्या है लिनोलेइक एसिड, एक है लिनोलेनिक एसिड और तीसरा है अरेकिडोनिक एसिड। ये तीन है, समझ रहे हो ना, ये तीन याद कर लेना। अब दूसरा हम लोग पढ़ते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या है, तो माइक्रो आ गया यानी हमारी बॉडी को इनकी क्या है मतलब थोड़े अमाउंट में जरूरत होती है, लेकिन होते बहुत जरूरी हैं। ये तो हम बहुत सारे हमारी बॉडी के फिजियोलॉजिकल फंक्शन परफॉर्म करने के लिए इनकी जरूरत पड़ती है। अगर ये होंगे नहीं तो बहुत सारे काम रुक जाएंगे बॉडी के, समझ रहे हैं। सेल का फंक्शन करने के लिए बहुत जरूरी होते हैं ये। तो उसमें जैसे कि आपके मिनरल्स हो गए, विटामिन हो गए, ये हमको थोड़े अमाउंट में चाहिए होते हैं, लेकिन बहुत जरूरी होते हैं। तो मिनरल्स क्या होते हैं, ये एलिमेंट्स हैं, जैसे आपने पढ़ा ना पूरी एलिमेंट की एक लिस्ट पढ़ी है, समझ रहे हैं। तो ये भी क्या होते हैं, मिनरल्स भी एलिमेंट्स होते हैं जो हमारी बॉडी के बहुत सारे फंक्शन करवाते हैं, जैसे कि कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, फॉस्फोरस। ये हमको थोड़ा ज़्यादा अमाउंट में चाहिए होते हैं। और क्या है, इनको हम लोग मैक्रो, इनको जो ये जो आपने पढ़े ना इधर, इनको हम लोग बोलते हैं मैक्रो मिनरल्स, इनको थोड़ा ज़्यादा अमाउंट में चाहिए होते हैं। और आयरन, आयोडीन, फ्लोराइड, जिंक एंड सेलेनियम, ये जो है ये थोड़ा कम अमाउंट में चाहिए होते हैं, इसको हम लोग क्या बोल देंगे, माइक्रो मिनरल्स बोलेंगे, ठीक है ना। अब जैसे कि कई बार पूछ लेता है इनके फंक्शन, जैसे कैल्शियम का फंक्शन पूछ लिया, सोडियम का पूछ लिया, मैग्नीशियम का पूछ लिया, तो सबका मैं पढ़ा नहीं सकता हूँ, आपके पास टाइम बचे एक्स्ट्रा तो आप इनके फंक्शन भी देख लेना। कैल्शियम का मैं आपको बता देता हूँ, समझ रहे हैं ना। कैल्शियम का अगर पूछ लिया, कैल्शियम का पूछ रहा है, अगर कैल्शियम का ना पूछ के सोडियम का पूछ लिया या पोटेशियम का पूछ लिया, समझ रहे हो, तो आप यही लिख देना उसमें, समझ रहे हो ना। एक बच्चा आया, उसने मुझे मैसेज किया, सर मैं क्या करूं, मेरे याद ही नहीं होता है, मैं कुछ याद करके जा रहा हूँ कुछ और आ गया तो मैं पूरा छोड़ देता हूँ ऐसे। मैं कहा यार छोड़ा ना करो, कुछ भी आ रहा है तुम वहां पे लिख दो, क्वेश्चन जो है उसको लिखो, उसका क्वेश्चन में जो पूछा गया उसका टॉपिक डालो, बाकी जो तुमने याद किया है ना उससे मिलता जुलता कुछ भी है उसको भर दो, खाली छोड़ के नहीं आना चाहिए बिल्कुल भी पेपर को, समझ रहे हो ना। तो अब कॉपी को, अपने कॉपी को खाली छोड़ के बिल्कुल भी नहीं आना है। तो कैल्शियम क्या है, इट इज रिक्वायर्ड फॉर फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ बोन एंड टीथ, हमारी हड्डियों के और दांतों के बनने के लिए और उनके डेवलपमेंट, उनके बढ़ने के लिए जरूरी होता है कैल्शियम। ऐसे कहते हैं ब्लड क्लोटिंग के लिए भी कैल्शियम की जरूरत होती है। इट हेल्प्स इन मसल्स कॉन्ट्रैक्शन में, ये क्या करता है, हेल्प करता है, मसल्स कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता है तो वहाँ पे कैल्शियम की जरूरत पड़ती है। और क्या, इट एक्ट्स एज ए इंट्रासेलुलर मैसेंजर ऑफ डिफरेंट हार्मोन्स, सेल के अंदर अलग अलग क्या है हार्मोन को क्या कहते हैं मैसेंजर के तौर पे काम करता है, यानी कि बात पहुंचानी है सेल के किसी क्या कहते हैं किसी कंपोनेंट के पास में, एक सेल के अंदर मैसेंजर का काम कौन करता है, वो आपका कैल्शियम करता है। कहाँ से मिलता है, मिल्क से, दही से, क्या कहते हैं पनीर से, फिश जो छोटी फिश होती हैं उनसे मिल जाता है हमको, क्या कहते हैं बीम से मिल जाता है, पीज से मिल जाता है। तो ये क्या अच्छे सोर्स हैं कैल्शियम के। अगला क्वेश्चन है, अब एक चीज और, जैसे विटामिन पे ना एक पूरी आपको मतलब बहुत डिटेल में नहीं पूछा है, लेकिन विटामिन से कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि टाइप्स ऑफ विटामिन बताइए, समझ रहे हो। तो दो टाइप के विटामिन होते हैं, एक फैट सोल्यूबल होता है और एक वाटर सोल्यूबल होता है। फैट सोल्यूबल होते हैं जो मतलब बॉडी स्टोर करके रखती है, वाटर सोल्यूबल होते हैं जो बॉडी स्टोर करके नहीं रखती है, समझ रहे हैं ना। उनको हमको वाटर सोल्यूबल वालों को बार बार लेना पड़ता है, फैट सोल्यूबल वालों को बार बार लेना नहीं पड़ता है। तो जैसे कि विटामिन के हो गया, विटामिन ई हो गया, विटामिन ए हो गया, विटामिन डी हो गया, ये क्या है फैट सोल्यूबल हैं। और बाकी जो है, और विटामिन B12 भी आ जाता है, समझ रहे। बाकी जो है वो क्या है वाटर सोल्यूबल होते हैं, उनको आपको बार बार लेने की जरूरत पड़ती है, समझ रहे हैं। ऐसा नहीं कि अब ये जो फैट सोल्यूबल उनको नहीं लेंगे, ये बता रहा हूँ बीच में आपको, क्वेश्चन पूछ लिया तो आप लिख देना, कुछ तो लिख दोगे ना उसमें। अब कई बार उसमें से ना साइंटिफिक नेम पूछ लेता है कि विटामिन ए का साइंटिफिक नेम बताइए, समझ रहे। इस तरीके से मतलब कुछ
एमसीक्यूज के लिए बच्चे बार बार मुझे मैसेज करते हैं, देखो एमसीक्यूज ना कहीं से भी कुछ भी बनाया जा सकता है, इसलिए वो 20 नंबर के चक्कर में अपने ये जो क्या कहते हैं 60 नंबर है तुम्हारे, इसको ना बर्बाद करो, इसको प्रिपेयर करो। अगर क्या कहते हैं आप ढंग से पढ़ लोगे, सिलेबस पूरा पढ़ोगे तो एमसीक्यूज खुद से कर लोगे। अगर सिलेबस नहीं पढ़े हो, चाहे हम आपको 2000 एमसीक्यूज दे दें, आपको 5 भी नहीं कर पाओगे उसमें से। देखो कैसे कैसे एमसीक्यूज बन रहे हैं, किसी भी स्टेट के एमसीक्यूज एक दूसरे से नहीं मिल रहा है, समझ रहे हो ना। इसलिए मैं एमसीक्यूज पे बिल्कुल भी जोर नहीं देता हूँ। हाँ, आप पूरा सिलेबस पढ़ो, आराम से करोगे। जो लोग पढ़ के जाएंगे वो कर लेंगे, जिन्होंने सिलेबस नहीं पढ़ा है सिर्फ वो नहीं कर सकते एमसीक्यूज, चाहे वो क्या 1 लाख याद करके जाए एमसीक्यूज। राइट ए नोट ऑन पोल्यूशन ड्यू टू द फार्मास्यूटिकल्स एंड डिफाइन वाटर बोर्न डिसीज एंड गिव सम एग्जांपल्स। पोल्यूशन क्या होता है वो बताना आपको, और फार्मास्यूटिकल्स की वजह से जो पोल्यूशन होता है वो बताना असल में। लेकिन हम यहाँ पे आपको नॉर्मल क्या है, पोल्यूशन की बहुत सारी चीज़ें पढ़ा दे रहे हैं, कुछ भी यहाँ से पूछेगा आप बता पाएंगे, समझे। तो पोल्यूशन पहले होता क्या है, पोल्यूशन क्या होता है, तो हमारा जो इन्वायरमेंट है उसके अंदर किसी भी ऐसी चीज़ का प्रेजेंस होना जो हमारे लिए हार्मफुल है, और वो ज़्यादा अमाउंट में अगर हो जाए तो उसको बोलते हैं पोल्यूशन, समझ रहे ना। वो पोल्यूटेंट है, कोई भी चीज़ है, जैसे कि मान लीजिए आर्सेनिक है, या क्या कहते हैं धूल धक्कड़ है, या कोई गैस है, वो इतना ज़्यादा अमाउंट में हो जाए हमारे इन्वायरमेंट के अंदर, जिससे क्या है दिक्कत होने लगे इंसानों को, पेड़ पौधों को, जीव जंतुओं को, तो उसको बोलते हैं पोल्यूशन, समझ रहे हैं। अब जैसे कि वाटर पोल्यूशन है, तो पानी के अंदर क्या है केमिकल्स वगैरह हो गए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गए, मेटल वगैरह हो गए, इतना ज़्यादा अमाउंट में हो रहा है कि उससे दिक्कत होने लग जाए, बीमारियां हो रही हैं, कैंसर हो रहा है, बहुत सारी कुछ होने लग जा रहा है, तो वो क्या होता है वाटर पोल्यूशन होता है। अब वाटर पोल्यूशन के कॉजेस क्या हैं, तो कहाँ से होता है, मतलब तो इंडस्ट्रियल वेस्ट, जो इंडस्ट्रीज हैं बड़ी बड़ी, वहाँ से जो उनका मतलब कचरा निकल रहा है, समझिए उनका गंदा पानी, जो उनका वेस्ट किया हुआ मटेरियल निकल रहा है, उसमें अलग अलग टाइप के पोल्यूटेंट्स हो सकते हैं, समझ रहे हैं ना। उसके अंदर केमिकल्स हैं, टॉक्सिक मटेरियल्स हैं, पेस्टिसाइड्स हो सकते हैं, जर्मिसाइड्स हो सकते हैं, और अगर मान लीजिए दवा वगैरह बन रही है तो वहाँ से क्या एंटीबायोटिक्स बन रही है, तो वहाँ से चीज़ें निकल के आएंगी, तो बहुत सारे बाई प्रोडक्ट भी आते हैं, समझ रहे हैं। तो वहां से सबसे बड़ा सोर्स होता है ये पानी को गंदा करने का। लेकिन जहां पे फैक्ट्रीज वगैरह नहीं है, तो क्या कहते हैं जो सीवेज का पानी होता है, जो घरों से डोमेस्टिक जो कचरा निकलता है, गंदा पानी बाथरूम वाला, समझ रहे हैं, और ये सब जो पानी निकलता है तो वहां से होता है। और क्या कहते हैं खेती वगैरह हो रही है, फर्टिलाइजर या पेस्टिसाइड्स वगैरह खूब यूज किए जा रहे हैं आजकल, किसानों को खूब समझाया जा रहा है खूब यूज करो खूब यूज करो। हालांकि ये क्या बहुत ज्यादा हमारे लिए फायदेमंद नहीं है, बहुत डेंजरस होते हैं जो फर्टिलाइजर या पेस्टिसाइड्स हैं, इससे कैंसर होने के चांसेस रहते हैं, और भी क्या कहते हैं नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर होने के चांसेस रहते हैं। लेकिन क्या खूब प्रचार किया जा रहा है, खूब दबा के इसको यूज करवाया जा रहा है, तो ये भी, इससे भी क्या होता है वाटर पोल्यूशन होगा। खेतों में छिड़का जाएगा, वहाँ पानी भी होता है, तो पानी के जरा रास्ते से वो पानी में पहुंचेगा। ऐसे क्या है जो वेस्ट हैं उनको प्रॉपर तरीके से डिस्पोज नहीं किया जा रहा है, उनको अच्छे तरीके से उनको ठिकाने नहीं लगाया जा रहा है, तो उसकी वजह से भी होता है, समझ रहे हैं ना। मान लीजिए ऐसे ही आपने पानी में फेंक दिया, आपके पास केमिकल्स थे, एसिड थे या दवाएं वगैरह थी, ऐसे पानी में फेंक दिया, ऐसे क्या होता है एसिड रेनिंग होती है, तो उसकी वजह से भी वाटर पोल्यूशन होता है। और माइनिंग होती है, खदानों की खुदाइयाँ होती हैं, उसकी वजह से भी क्या होता है वहाँ से बारिश होगी, वहाँ से चीज़ें बह के जाती हैं, तो वहाँ से भी वाटर पोल्यूशन होता है। अब ये क्वेश्चन पूछता है वाटर बोर्न डिसीज के बारे में, यानी ये बताइए कि वाटर बोर्न डिसीज क्या होती है। तो वो बीमारियां जो कि क्या कहते हैं पोल्यूटेड वाटर की वजह से होती हैं, उसको बोलते हैं वाटर बोर्न डिसीज, यानी गंदा पानी पीने की वजह से जो बीमारियां हो रही हैं उसको बोलते हैं वाटर बोर्न डिसीज। जैसे कि उसका एग्जाम्पल क्या है, कोलेरा हो गया, टाइफॉइड हो गया, और क्या कहते हैं डायरियल डिसीज होता है, और इमेबियोसिस होता है, और क्या अमेबियोसिस होता है, और हेपेटाइटिस ए और ई होने के चांसेस रहते हैं, समझ रहे। कोलेरा किसकी वजह से होता है, विब्रियो कोलेरे, ठीक है ना, बैक्टीरिया उसकी वजह से होता है। इसमें क्या होता है आदमी को दस्त आते हैं, उल्टी होती है। और क्या टाइफॉइड आपने अभी पीछे पढ़ा है, सैल्मोनेला टाइफी, इसमें क्या है सैल्मोनेला टाइफी जो बैक्टीरिया उसकी वजह से होता है, फीवर होगा, चिल्स नोज, और क्या होता है उल्टी वगैरह होती है, इसमें सर में दर्द होगा, समझ रहे हैं। इसको मियादी बुखार भी बोलते हैं। मियादी बुखार इसलिए बोलते हैं कि जो हमारा जो ये क्या कहते हैं स्टोमक है ना, उसको बोलते हैं म्यादा, और ये उर्दू का शब्द है, बल्कि उर्दू नहीं बल्कि अरेबिक वर्ड है म्यादा, यानी जो हमारा ये क्या कहते हैं स्टोमक है जहाँ पे खाना हमारा जाता है, तो ये वाला जो इन्फेक्शन है टाइफॉइड वाला वो उसी के अंदर हो जाता है, इसलिए बोलते हैं उस म्यादे से बना दिया मियादी, समझ रहे हो, म्यादे के अंदर बुखार है, समझ रहे हो, मियादी बुखार। एक होता है डायरियल डिसीज होता है, यानी कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जिनकी वजह से डायरिया वगैरह हो सकता है, जैसे कि प्रोटोजुआ हो गया, अमीबा वगैरह जो हैं, ठीक है ना। और उसी में से एक हो जाता है अमेबियासिस, जैसे कि क्या कहते हैं एंटा अमीबा हिस्टोलाटिका है, तो इसकी वजह से क्या है मतलब एक पैरासाइट है, तो इसकी वजह से डायरिया वगैरह हो सकता है, एब्डोमेन में पेन होगा, इस क्या कहते हैं लूज मोशन वगैरह होने लग जाता है।
लेकिन ये आप ये जरूर याद कर लीजिएगा, टाइफाइड हो गया, ये हो गया, और क्या कहते हैं डायरियल डिसीज हो गया, और हेपेटाइटिस ए और ई हो सकता है, हेपेटाइटिस ए और ई की वजह से। अब ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि इंपॉर्टेंस ऑफ सेफ ड्रिंकिंग वाटर क्या है। 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि साफ सुथरा पानी पीने की क्या मतलब अहमियत है, क्यों पीना चाहिए। तो एक तो यह कि आप वाटर बोर्न डिसीज से बच जाएंगे, समझ रहे हैं ना, वाटर बोर्न डिसीज से क्या हो जाएगा, आदमी बच जाएगा। टू मेंटेन ए गुड हेल्थ, बस यही मेन चीज है कि आप वाटर बोर्न डिसीज से बच जाएंगे। जब डिसीज से बचेंगे तो एक अच्छी सेहत आपकी बन पाएगी। और क्या होगा, प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ किडनी, अच्छा पानी पियेंगे तो आपका किडनी भी क्या अच्छे से काम करेगा, मेन जो है वो यही है, समझ रहे हैं। और क्या होगा, चाइल्ड हेल्थ डेवलपमेंट, सेफ वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर चिल्ड्रेन, बच्चों के लिए क्या है, साफ सुथरा पानी बहुत जरूरी होता है। बिकॉज दे आर एट हाई रिस्क ऑफ वाटर बोर्न डिसीज, वाटर बोर्न डिसीज होने के चांसेस उनके अंदर बहुत ज्यादा होते हैं, इसलिए कि उनका पूरा सिस्टम बहुत अच्छे से भी डेवलप नहीं हुआ होता है। एयर पोल्यूशन क्या होता है, तो एयर के अंदर कोई मतलब ऐसी चीज जो हार्मफुल है वो ज्यादा अमाउंट में पाई जाए। अब जैसे कि ये कहाँ से होगा एयर पोल्यूशन, तो दी स्मोक एंड गैसेज आर रिलीज फ्रॉम इंडस्ट्रीज एंड फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज से फैक्ट्रीज से जो गैसेज निकल रही है, जो वहाँ से धुआं निकल रहा है, तो उससे होता है, ये मेन सोर्स होते हैं, ज़्यादा पोल्यूशन करते हैं। उसके अलावा क्या कहते हैं, दी स्मोक इज रिलीज फ्रॉम दी व्हीकल्स, हमारी जो गाड़ियाँ हैं वहाँ से जो धुआं निकल रहा है उससे होगा। जो फॉसिल फ्यूल्स हैं उनके मतलब यूज़ करने की वजह से, पेट्रोल है, डीजल है, गैसेज हैं, समझ, घरों के अंदर गैस बन रहा है, घरों के अंदर जो क्या कहते हैं गैस पे एलपीजी पे हम लोग खाना बना रहे हैं, तो वहाँ से भी जो धुआं वगैरह निकल रहा है तो उससे भी होता है। और क्या कहते हैं फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स यूज हो रहे हैं एग्रीकल्चर पर्पस के लिए खेतों के अंदर, समझ रहे हैं ना, क्या कहते हैं फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स कीड़े मकोड़ों को मारने के लिए या खेती को बढ़ाने के लिए जो चीज़ें यूज हो रही हैं, तो वो भी क्या इन्वायरमेंट के अंदर जब छिड़काव होगा तो आएंगे, तो उससे भी होता है। और क्या कहते हैं जंगल में आग लग गई, समझ रहे हैं ना, तो उससे भी क्या होता है एयर पोल्यूशन होता है। खेतों को जलाया जाता है, तो खेतों को मतलब कटने के बाद जलाते हैं तो उससे भी पोल्यूशन होता है। लेकिन अब इसका सोल्यूशन भी तो होना चाहिए, एकदम से पाबंदी लगा दी जाती है कि आप खेत को नहीं जलाएंगे तो क्या करेगा आदमी। अब मान लीजिए कोई उसके पास जगह भी नहीं है, वो क्या करेगा, वो पुआल जो है, ठीक है ना, उसका क्या करेगा तुम ही बताओ। मतलब अगर तुम्हारे पास खेत है, मैं चूंकि झेल चुका हूँ, थोड़ा बहुत खेत है, बहुत ज्यादा नहीं है, अब पता चला इसमें यहाँ पे है और यहाँ से हमको आधा किलोमीटर लेके दूर ले आके उसको फेंकना पड़ रहा है, समझ में आ रही, 2 दिन तो आदमी उसी में निकाल देता अपना। तो इसका सोल्यूशन भी तो हो, मतलब हम उसको नहीं जलाएंगे तो उसका क्या करें भाई, कुछ ऐसा हमको करो कि मतलब सरकार इसको उठा के ले जाए, या तो क्या करें समझ में नहीं आता है, तो कोई सोल्यूशन देना चाहिए इससे पहले कि मतलब पाबंदी लगाए कि आप जला नहीं सकते इसको। या तो उसका जो खर्चा है वो खर्चा दे भाई, कहाँ ले जाए फेंकने के लिए, 2 आदमी लगा रहे दिन भर में फेंक ही नहीं पा रहे हैं उसको। और क्या, गैस रिलीज फ्रॉम वोल्केनिक इरप्शंस, वोल्केनिक इरप्शन से जो क्या कहते हैं मतलब जो क्या बोलते हैं ज्वालामुखी फटता है, तो वहां से भी क्या है तो गैस वगैरह रिलीज होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इफेक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन ऑन हेल्थ, एयर पोल्यूशन की वजह से हेल्थ पे क्या इफेक्ट पड़ता है, तो रेस्पिरेटरी डिसीज होने के चांसेस रहते हैं। सबसे ज्यादा जो मतलब क्या कहते हैं मतलब बीमारी होगी, एयर पोल्यूशन होगा, यानी गंदा है, अगर हवा है, हवा क्या है पोल्यूटेड है, तो उसकी वजह से क्या होता है, इरिटेशन होता है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, और फिर क्या होता है अस्थमा अगर है किसी को तो और ज़्यादा बढ़ जाएगा, वो वर्स्ट हो जाएगा, समझ रहे हैं। और लंबे समय तक अगर आदमी उसी हवा में रहता है, मतलब गंदे हवा के अंदर रहता है, तो COPD हो जाएगा, उसको बोलते हैं क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज, जो क्या कहते हैं पल्मोनरी वाला रास्ता है, ट्रेकिया है, आगे ब्रोंकाई ब्रोंक्यूल्स हैं, वो क्या है आगे वो सिकुड़ना शुरू हो जाते हैं, इन्फ्लेमेशन हो जाता है, रास्ता बंद हो जाता है, समझ रहे हैं। बिल्कुल बंद नहीं होगा, ऑब्स्ट्रक्टिव हो जाएगा, यानी रास्ता जाम हो जाता है, समझिए एकदम तरीके से कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाता है। अगला कार्डियोवास्कुलर डिसीज होने के, यानी और क्या है, कार्डियोवास्कुलर डिसीज होने के चांसेस रहते हैं, लंबे समय तक उसमें रहेगा आदमी, तो उससे क्या होगा आदमी को हार्ट वाली बीमारियां भी हो सकती हैं। अब तो वैक्सीन लगाने से भी हार्ट वाली बीमारियां हो रही हैं, जिसने जिसने भी लगाया भाई चेकअप कराते रहना अपना अपना। नर्वस सिस्टम प्रॉब्लम्स होने के चांसेस हैं, समझ रहे हैं ना, अगर हवा के अंदर हैवी मेटल्स हैं, हवा मतलब एयर के अंदर, तो उससे अगर मान जैसे कि मरकरी हो गया, आर्सेनिक हो गया, लेड हो गया, समझ रहे हैं, तो इसकी वजह से नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर हो सकते हैं, जैसे कि अल्जाइमर हो गया, पार्किंसंस डिसीज हो सकते हैं, रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम भी हो सकते हैं, समझ रहे हो ना। इससे क्या होगा, अगर कोई मतलब क्या है प्रेग्नेंट औरत है और वो लंबे समय तक एयर पोल्यूशन के अंदर रह रही है, यानी पोल्यूटेड एयर के अंदर रह रही है, तो उससे क्या होगा प्री टर्म या प्री मैच्योर बर्थ हो सकता है, या जो बच्चा पैदा होगा तो उसका वेट क्या होगा कम होगा, जो स्टैंडर्ड वेट है उससे कम पैदा होगा वो। और क्या हो गया प्री मेच्योर मोटिलिटी, यानी अगर क्या कहते हैं किसी एरिया के अंदर एयर पोल्यूशन है बहुत ज्यादा, तो वहां के लोगों की जो मृत्यु होगी वो जल्दी होती है।
अब ये कि इन्वायरमेंटल पोल्यूशन ड्यू टू फार्मास्यूटिकल्स, ये असल हमारा टॉपिक था जो क्वेश्चन के अंदर था। तो पोल्यूशन तो आप समझ ही चुके हैं, समझे। तो अगर पोल्यूशन फार्मास्यूटिकल्स यानी दवाओं की वजह से हो रहा है या जो भी क्या है फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स हैं उनकी वजह से हो रहा है, तो उसको बोलते हैं इन्वायरमेंटल पोल्यूशन ड्यू टू फार्मास्यूटिकल्स। तो कैसे होगा, तो क्या क्या मतलब कॉजेज हैं फार्मास्यूटिकल पोल्यूशन के। तो एक्सक्रेशन बाय ह्यूमन या एंड एनिमल्स, हम लोगों ने दवा खाया, यूज़ किया, तो जितना हम लोग दवा खाते हैं ऐसा नहीं कि पूरा हमारी बॉडी में मेटाबोलाइज हो जाता है, बल्कि बहुत सारा यूरिन के रास्ते से, फीसेस के रास्ते से कुछ वह बाहर भी निकल जाता है सीधे सीधे वैसे ही बिना मेटाबोलाइज हुए, तो वो पानी के अंदर जाएगा, तो वो क्या है वाटर को वहाँ से क्या कहते हैं वो पोल्यूटेड करेगा, कंटामिनेशन करेगा, समझ रहे हैं, ड्रग पोल्यूशन होगा वहाँ पे। ऐसे क्या कहते हैं दवा हम लोगों ने मतलब 1 महीने की थी और वो दवा 20 दिन चलाई गई, बाकी दवा बच गई या एक्सपायर हो गई, बहुत सारी दवाएं हो जाती हैं एक्सपायर, उसको पता चला ऐसे लाके किसी तालाब में फेंक दिया जा रहा है, किसी नहर के अंदर फेंक दिया जा रहा है, किसी नदी के अंदर फेंक दिया जा रहा है, प्रॉपर तरीके से जो उसका डिस्पोज करने का तरीका वो नहीं किया गया, तो भी क्या होगा उससे पोल्यूशन हो जाएगा, वाटर पोल्यूशन हो जाएगा। ऐसे ही फेंक दिया गया, हवा में दवाएं उड़ रही हैं, पता चल रहा है सूख सूख के उसके टुकड़े उड़ रहे हैं, पाउडर बन के उड़ रहे हैं, तो एयर पोल्यूशन भी होगा उससे। अब दवा बनाने वाली कंपनीज के वहां से बहुत सारा कचरा मतलब रह जाता है, दवा बना लिया, असल मेन प्रोडक्ट तो निकाल लिया, लेकिन क्या है बहुत सारा बाई प्रोडक्ट होता है या कुछ पार्ट जो बर्तन जिसके अंदर दवा बना गया उसको धुल रहे हैं, तो धुलने में जो प्रोडक्ट निकल रहा है, दवा वगैरह निकल रही है, उसको पानी में बहाया जा रहा है, तो ये भी क्या है फार्मास्यूटिकल पोल्यूशन हो रहा है, समझ रहे हैं ना। अब ये इनको कैसे कम किया जाए, और भी तरीके हो सकते हैं, इनको कैसे कम किया जाए, तो इन्हीं चीजों को रोकेंगे तो ये कम हो जाएगा, समझ रहे हो ना। इन पे क्या है काबू अगर पाया जाए तो ये क्या होगा फार्मास्यूटिकल की वजह से जो पोल्यूशन है वो कम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक्सप्लेन एनी नेशनल हेल्थ प्रोग्राम। नेशनल हेल्थ प्रोग्राम क्या होता है, कई सारे नेशनल हेल्थ प्रोग्राम आपके लास्ट चैप्टर के अंदर दे रखे हैं, समझ रहे हैं ना। तो किसी एक को क्या करना है आपको एक्सप्लेन करना है। तो क्या कहते हैं जो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने इंट्रोड्यूस कराए हैं, यानी उसने बनाए हैं बहुत सारे नेशनल हेल्थ प्रोग्राम, क्या करने के लिए, टू कंट्रोल द कम्युनिकेबल डिसीज को कंट्रोल करने के लिए, टू मेंटेन द इन्वायरमेंटल हेल्थ, अभी हमने पढ़ा ना इन्वायरमेंटल हेल्थ यानी पोल्यूशन वगैरह हो जाता है तो वो इन्वायरमेंट हेल्दी नहीं है, तो इन्वायरमेंट को हेल्दी बनाने के लिए बहुत सारे क्या है मतलब प्रोग्राम्स बनाए गए हैं। और क्या ऐसे टू कंट्रोल दी पॉपुलेशन को कैसे कंट्रोल किया जाए उसके लिए बनाए गए हैं। एंड टू इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ, और पब्लिक हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए बहुत सारे प्रोग्राम बनाती है, समझ रहे हैं ना। तो वही होते हैं नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स से क्या बहुत सारे प्लान बनाए जाते हैं, पॉलिसीज बनाई जाती हैं, बहुत सारी चीज़ें तैयार की जाती है कि इस तरीके से हम लोग काम करेंगे, ये इसके अथॉरिटीज़ होंगे, ये इसके मेंबर होंगे, ये लोग ऐसे काम करेंगे, ये करेंगे, ये दवाएं इसमें यूज़ की जाएंगी, ये कॉन्ट्रासेप्टिव्स यूज़ किए जाएंगे, जो भी चीज़ें बहुत सारा बनाया जाता है तो वो होता है प्रोग्राम के अंदर बहुत सारे प्लान्स होते हैं, बहुत सारे सेटअप्स होते हैं, समझ रहे हो ना। अब उसी के अंदर क्या है जैसे कि नेशनल हेल्थ मिशन है NHM, समझ रहा क्या है नेशनल हेल्थ मिशन। इट इज़ ए हेल्थ प्रोग्राम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू प्रोवाइड एन अफोर्डेबल, एसेसिबल एंड गुड क्वालिटी हेल्थ सर्विसेज। ये जो नेशनल हेल्थ मिशन है ये क्या एक हेल्थ प्रोग्राम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। ये क्यों दिया गया, अफोर्डेबल मतलब ये कि जिसको हर आदमी अफोर्ड कर पाए, बहुत सस्ती, और क्या कहते हैं जिसके पास हर आदमी आसानी से पहुंच सके, एसेसिबल एंड क्या कहते हैं गुड क्वालिटी हेल्थ सर्विसेज, समझ अच्छी क्वालिटी की हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए इसको बनाया गया कि सस्ती भी हो, अफोर्डेबल भी है और हर आदमी वहाँ तक पहुँच भी पा रहा है और अच्छी भी है। तो वो होता है आपका नेशनल हेल्थ मिशन के जरिए से ये मतलब बनाया गया, ये दिया गया। इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, तो ये कि जो हेल्थ सिस्टम है उनको क्या है मतलब मजबूत किया जाए, स्ट्रेंथन किया जाए, यानी जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर है या स्टाफ है या और भी जो ज़रूरतें हैं उनको मतलब प्रोवाइड किया जाए। ऐसे क्या कहते हैं टू कंडक्ट डिसीज कंट्रोल प्रोग्राम, बहुत सारे प्रोग्राम बनाए जाएं बीमारियों को कैसे मतलब कंट्रोल किया जाए। और क्या टू रिड्यूस मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ, यानी जो माँ है जो रिप्रोडक्टिव टाइम में जो इनका मतलब डेथ हो जाती है या बच्चे की जो डेथ हो रही है, समझे ना, बच्चे यानी पैदा होते ही या पैदा होने के कुछ सालों के अंदर, तो उनको कैसे मतलब कम किया जाए। टू प्रोवाइड फैमिली प्लानिंग सर्विसेज, फैमिली प्लानिंग के लिए जो सर्विसेज हैं जो प्रोडक्ट्स हैं उनको कैसे फ्री में प्रोवाइड किया जाए। टू एक्सटेंड हेल्थ केयर सर्विसेज टू अर्बन एरियाज थ्रू द नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन, और ये कि जो हेल्थ केयर सिस्टम है उनको अर्बन एरिया तक कैसे पहुंचाया जाए, देहात के इलाकों में, गांव में कैसे पहुंचाया जाए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उनका फ़ायदा उठा सकें, तो उसके लिए बनाया गया नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन। समझ रहे क्या कहते हैं, शहरों में तो मतलब बहुत होता है आराम से, बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं, सब चीज़ें हैं, तो यहाँ पर तो हो जाता है, लेकिन शहरों के बाहर जो अर्बन एरियाज़ हैं वहाँ पर नहीं होता है। तो एक प्रोग्राम ये हो गया आपका। दूसरा एक एग्जांपल है कि आयुष्मान भारत,
समझ रहे हैं ना। दूसरा क्या है, आयुष्मान भारत के नाम से आपने सुना होगा, इसको बोलते हैं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, पीएम जय करके आया है। तो इट इज़ ऑल्सो कम अंडर नेशनल हेल्थ मिशन, ये भी नेशनल हेल्थ मिशन के अंदर आता है। ये क्या कहता है, फाइनेंशियल सपोर्ट देने के लिए है, समझ रहे हैं ना। जो बहुत सारी क्या कहते हैं मतलब गरीब, जो बहुत सारी क्या पुअर फैमिलीज हैं, उनको ये हेल्प प्रोवाइड करता है फाइनेंशियल, यानी पैसे के जरिए से। सीधे पैसा नहीं दिया जाता, बल्कि जो खर्चे होते हैं, जैसे कि तकरीबन 5 लाख के अंदर में जो खर्चे हो रहे हैं, अब उसमें क्या कुछ लिस्ट बनाई गई है कि इन बीमारियों के लिए अगर मतलब आप सर्जरी कराते हैं या इलाज कराते हैं, तो आपको क्या है, आपका जो खर्चा है उसका पैसा गवर्नमेंट भरती है। इसका फ़ायदा बहुत सारे लोगों ने उठाया है और बहुत सारे लोग उठा रहे हैं, बहुत अच्छी चीज़ है ये। तो ये भी क्या है, नेशनल हेल्थ मिशन है। मतलब अगर आपके ऊपर आए, अगर आपके क्वेश्चन पूछे तो इसको और आप अच्छे से और ज़्यादा एक्सप्लेन करके लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, राइट ए नोट ऑन सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल मेथड। सॉलिड वेस्ट को कैसे डिस्पोज किया जाता है, उसके क्या मेथड्स है उसको बताना है। तो सॉलिड वेस्ट क्या है, तो वो सॉलिड वेस्ट में जो गैस नहीं है, समझ रहे ना, जो लिक्विड नहीं है, उसके अलावा जो भी मतलब कचरा है आपके पास, जो भी वेस्ट है वो सॉलिड है, समझ, गैस नहीं है, लिक्विड नहीं है, तो उसके अलावा जो भी है वो क्या है, आपका सॉलिड है। उसमें आपका जैसे कि मान लीजिए प्लास्टिक बैग्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, पेपर्स हो गए, समझ रहे, जो भी जो कचरा इस टाइप का है, तो वो सब आ जाता है आपका सॉलिड वेस्ट के अंदर। तो कौन से मेथड इनको यूज़ किए जाते हैं, तो एक मेथड है लैंड फिल, यानी ज़मीन को खोदा और उसके अंदर उनको क्या है गाड़ दिया, उसके अंदर दफन कर दिया, तो वो होता है लैंड फिल वाला मेथड, समझ रहे हैं ना। इसका ये बहुत अच्छा है, इसका कोई मतलब क्या कहते हैं साइड इफेक्ट वगैरह नहीं है। दूसरा होता है कंपोस्टिंग। कंपोस्टिंग में क्या होता है, जो ऑर्गेनिक वेस्ट है, जैसे कि सब्जियां हो गई, क्या कहते हैं वेजिटेबल्स हो गए, पेड़ पौधे हो गए, जो मतलब ऑर्गेनिक हैं, जो मतलब सड़ गल सकते हैं, तो उनके लिए क्या कहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी बैक्टीरिया फंगस वगैरह का इस्तेमाल करके उनको सड़ा दिया जाता है, समझ रहे हैं, और वो खाद बन जाते हैं आगे। तीसरा होता है आपका इंसिनरेशन। इंसिनरेशन का मतलब होता है जला देना, समझ रहे हैं ना। इन दिस मेथड सॉलिड वेस्ट आर इंसिनरेटेड एग्जॉस्टेड यूजिंग हीट, यानी बहुत ज़्यादा हीट देके, जैसे कि एलिमेंट्स आते हैं, क्या कहते हैं हीटर आते हैं, तो उनके ज़रिए से उनको क्या है एकदम से हाई हीट पे, क्या है हाई टेम्परेचर पे जला दिया जाता है, समझ रहे। चौथा होता है आपका रिसाइकिल। ये सबसे अच्छा है कि बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिनको दोबारा से यूज़ किया जा रहा है, तो उनको अलग कर लिया गया और उनको क्या है दोबारा से जो भी शेप में बनाना, जो भी चीज़ें बनाना, उसको बना लिया गया, तो वो होता है रिसाइकलिंग करना, ये आप जानते ही हैं। तो ये तरीके होते हैं सॉलिड वेस्ट को क्या है डिस्पोज करने के। अगला क्वेश्चन है, एनलिस्ट वेरियस नेशनल हेल्थ प्रोग्राम आर गोइंग इन इंडिया, आर ऑन गोइंग इन इंडिया। कह रहे हैं कि जो बहुत सारे नेशनल हेल्थ प्रोग्राम इंडिया के अंदर अभी जारी हैं उनको बताइए। तो एक क्या है, रिवाइज्ड नेशनल टीबी कंट्रोल प्रोग्राम, ठीक है ना, टीबी को कैसे कंट्रोल किया जाए। अब इसको आपको आ गया तो इसमें क्या बाकी सारी टीबी की जो डिटेल्स है वो भर देना, समझ रहे हो ना। इसके क्या है, नेशनल एंटी मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम, मलेरिया को कैसे कंट्रोल किया जाए एक प्रोग्राम चल रहा है। ऐसे क्या है, नेशनल लेप्रोसी इराडिकेशन प्रोग्राम, कैसे लेप्रोसी को पूरे तरीके से ख़त्म कर दिया जाए, उखाड़ के फेंक दिया जाए, उसको बोलते हैं इराडिकेशन, तो उसके लिए एक प्रोग्राम चलता है। ऐसे क्या है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज कंट्रोल प्रोग्राम चलता है, समझ रहे हैं। एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन, इम्यूनाइजेशन पे प्रोग्राम चल रहा है, यानी देखते हैं ना बच्चों के वैक्सीन लगाए जाते हैं, हमेशा घर घर पे आके आशा लोग जो है वो ले जाती हैं बच्चों को वैक्सीन लगवाती हैं। ऐसे क्या पल्स पोलियो प्रोग्राम चलता है, पोलियो को कैसे ख़त्म किया जाए, अब तो बहुत ज़्यादा कम हो गया पोलियो। और क्या नेशनल कैंसर कंट्रोल प्रोग्राम, कैंसर को कैसे कंट्रोल किया जाए, तो इस पर क्या है पूरा प्रोग्राम चलता है। तो ये क्या है तकरीबन 7-8 और भी बहुत सारे हैं, ये मैंने 7 दिए हैं, आप इनको कम से कम याद कर लीजिएगा इनके नाम। अगर इनमें से किसी के आए तो हेडिंग डालिए, बाकी जो आपने 1-2 के बारे में पढ़ा है कि इसको किस लिए किया जाता है, क्या करेंगे, टीबी है तो टीबी को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है, इसमें सरकार हेल्प करती है, ये प्रोग्राम बनाया गया है, इसको ऐसे लोगों तक पहुँचाया जाता है। ऐसे ही क्या करना, उसको बड़ा करके लिख देना है, इसमें ये सारी दवाएँ यूज़ की जाती हैं। अगर दवाओं के नाम यूज़ है, आइसोनियाजिड, पैराजिनामाइड, जो भी दवाओं के नाम है वो याद आ रहा है तो आप उसके अंदर उसको डाल दीजिए, समझ रहे हैं ना। और ये कि इसमें क्या कहते हैं डॉट थेरेपी को मतलब क्या कहते हैं प्रीफर किया जाता है, तो ये सारी चीज़ें आप इस तरीके से बनाएंगे, समझ रहे हैं ना। एसटीडी के ऊपर भी आपने पढ़ लिया है, लेप्रोसी के ऊपर मैंने आपको नोट दे दिया है, मलेरिया के ऊपर नोट दे दिया है, समझ रहे हैं ना। इम्यूनाइजेशन क्या होता है इसको अच्छे से जान गए हैं आप, कैसे इम्यूनाइजेशन किया जाता है। तो इस तरीके से अगर ये आए तो इसके ऊपर एक नोट लिखेंगे। अगला क्वेश्चन है, राइट द रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन डिजास्टर मैनेजमेंट। डिजास्टर हो गया है तो वहाँ पे क्या करेगा, रोल ऑफ फार्मासिस्ट उसमें क्या होगा, समझ रहे हैं ना।
तो ये अब ये क्वेश्चन का आंसर आप खुद लिखिएगा। इसका आंसर मैंने पिछले साल जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाले थे उसमें मैंने दे रखा है, उस पीडीएफ में आप जाके ले सकते हैं, समझ रहे हैं ना। तो प्ले लिस्ट में आपको क्या कहते हैं 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो सीरीज है लास्ट ईयर वाली, उसके जो पीडीएफ है उसमें आपको जाके मिल जाएगा। या आपको हाँ एक चीज़ और आपको ये ध्यान देना चाहिए, जैसे कि ये मैंने आपको पढ़ा दिया 1 घंटे का, 1.5 घंटे का, 2 घंटे का आपने पढ़ लिया, आपके पास टाइम है, तो जो मैंने क्या कहते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करा रखे उसको देखिए जाके। अगर नहीं है तो जो प्रीवियस ईयर में मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए थे उनको देखिए। तो आपको इस तरीके से ना पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा 5-6 वीडियोस के अंदर ही। अब कहीं से भी क्वेश्चन आएगा आराम से आप बेधड़क होकर लिखेंगे। ये नहीं कि सिर्फ यही 2 वीडियोस देख लिए सोच रहे कि पूरा क्वेश्चन हम लिख लेंगे, तो ऐसा नहीं होता भाई, इसलिए कि पेपर हम नहीं बनाते हैं। इसलिए जो भी आपको ये दिया गया, इसके अलावा और भी जो मैंने अपलोड कर रखे हैं पहले, चाहे वो मैंने पेपर पे ही मतलब क्या पढ़ा रखा हो, लेकिन उसको जाके देख लेना आप, समझ रहे हैं। उससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। कई सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको रिपीट होंगे, तो आपका रिवीजन हो जाएगा उससे। तो अगर ये हमारी कोशिश आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए, ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। और आपके जो आने वाले जूनियर्स हैं उनको भी बताएंगे आप कि आपने कहाँ से पढ़ाई किया, कैसे पास हुए, और पास होने के बाद आके कमेंट भी कर देना और मुझे भी बता देना सर मैं पास हो गया। और अपने क्वेश्चन पेपर हमें ज़रूर भेज दिया करो अलग अलग स्टेट के, समझ रहे हो ना। जैसे अलग अलग हिमाचल प्रदेश के अभी क्वेश्चन पेपर नहीं आए हैं, क्या कहते हैं छत्तीसगढ़ के नहीं आए, तो जहाँ पे भी जब एग्जाम हो तो अपने क्वेश्चन पेपर हमको जरूर भेजना। चाहे अगर कोई गोवा से है तो वहाँ वाले भी भेज दें, पिछले साल भेजा था बहुत सारे स्टूडेंट ने। तो जिस भी स्टेट से आप देख रहे हो अपने क्वेश्चन पेपर हमको जरूर भेजो, ताकि मैं अगली बार जब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाऊँ तो उसके बेस पे जब बनाऊंगा तो क्या बहुत अच्छा बना सकता हूँ मैं। और जब मैं पढ़ाता हूँ तो क्या कहते हैं जो चैप्टर खत्म होता है, चैप्टर के लास्ट में अलग अलग स्टेट से उस चैप्टर से कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको वहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ। तो ये बहुत अच्छा हो जाता है, बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो जाती है बच्चों की जो पूरे साल पढ़ते हैं। तो अगर हमारी ये कोशिश, ये मेरी सारी मेहनत आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए और नोटिफिकेशन के बटन को भी दबा दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।